इतिहास, इस शब्द पर अगर हम गौर करें तो ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये एक छोटा सा शब्द अपने साथ सैकड़ों लोगों की संस्कृति और मानव जाति के अस्तित्व का प्रमाण लेकर चलता है। बचपन से ही हम इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ वहीं तक का इतिहास लिखा हुआ है। राजपूत, मुगल और मराठा का शासन चला करता था और ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा कर लिया। ये कुछ इस तरह के इतिहास हैं जिनका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण है और ये घटनाएं असल दुनिया में संभव हो सकती हैं। लेकिन हमारी धरती पर एक ऐसा भी इतिहास बना था जिसने छल कपट, न्याय, धर्म और अधर्म के कर्तव्यों के बीच एक ऐसे महायुद्ध की रचना कर दी थी जिसकी छाप आज तक हमारी धरती पर बनी हुई है। आज की मानवीय आधुनिक दुनिया उस इतिहास को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इतिहास चमत्कारों, भगवानों और धर्मों से जुड़ा हुआ है। और आज उस इतिहास को हम महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसका प्रभाव सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में तक मशहूर है। लेकिन आज भी कुछ लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। उसका कारण यही है कि इस कहानी में कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक परियों की कहानी की तरह नजर आती है। लेकिन ये जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है, लेकिन महाभारत के समय जो घटनाएं घटी उनके कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि आज के समय पर उभर कर नजर आते हैं। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक प्रमाण, कुछ इस तरह की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कुछ सालों में खोजी गई हैं, जो कि इसी तरफ इशारा करती हैं कि कोई बहुत ही खतरनाक युद्ध भारत में हुआ था, जिसके दफन सबूत धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। तो आज हम महाभारत से जुड़े कुछ बहुत ही एक्यूरेट साइंटिफिक एविडेंसेस यानी कि वैज्ञानिक प्रमाण देखने वाले हैं। वो 5 ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण जो कि महाभारत की रचित घटना को सच साबित करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में रामायण से जुड़ी कुछ अनसुनी घटनाओं के बारे में चर्चा करी थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें कि हम किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते। हम सभी धर्मों का बराबरी के साथ सम्मान करते हैं। बस कुछ धर्म अपने आप में कुछ ऐसे रोचक तथ्य लेकर चलते हैं जिनके बारे में चर्चा करना काफी दिलचस्प होता है। इस सम्मान की वजह इंसानियत होती है और प्रचार की राजनीति। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द फॉलन द्वारिका। तो बात है 2007 की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात में अंडर वाटर सर्वे किया और वो लोग समुद्र के अंदर गए और काफी लंबी रिसर्च के बाद उन्हें वहाँ कुछ प्राचीन अवशेष मिले। वो अवशेष इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी काफी ज्यादा पुराने लग रहे थे और बहुत लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ तो समुद्र के अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, जिसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा इन्होंने अभी तक खोजा है। एएसआई ने काफी सारी सभ्यताओं के इतिहासों को छांटना शुरू कर दिया कि किसी ना किसी में उन्हें इस शहर के बारे में पता चले, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसका सच जानने के लिए उन्हें इतिहास की उस किताब को खोलना ही पड़ेगा जिसे वो एक काल्पनिक कहानी मानते आ रहे थे। महाभारत के मौसल पर्व के अध्याय 4 में इस बात का साफ साफ जिक्र है। द्वारका, जो कि आज गुजरात में है, कलयुग शुरू होते ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी बनाई हुई द्वारका नगरी पूरी की पूरी समुद्र के अंदर बह जाती है। अब जो लोग महाभारत को एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने साल पहले लिखी गई किताब में एक ऐसे शहर का वर्णन हो जिसके अवशेष कलयुग में काफी सालों बाद मिलते हैं। द्वारिका को पूरी तरीके से खोजने की रिसर्च आज भी चल रही है। आशा करते हैं कि जल्दी इस सच से पर्दा उठ जाए। नंबर 4, एटॉम बॉम्ब एंड द ब्रह्मास्त्र। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र जैसे जिन भी अस्त्रों का वर्णन हुआ है वो आज के समय के परमाणु बम से भी ज्यादा घातक हुआ करते थे। महाभारत में भी ऐसे काफी सारे अस्त्रों का उपयोग हुआ है। तो हमारे एटम बम के जो फादर हैं, रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने दुनिया का पहला एटम बम इन्वेंट किया था, वो शुरुआत से ही भगवत गीता और महाभारत से जुड़े हुए थे। उन्होंने भगवत गीता को विस्तार में समझने के लिए संस्कृत तक सीखी थी। तो जब उन्होंने एटम बम का पहला परीक्षण किया था तो उस धमाके के बाद जो उन्होंने खौफनाक नजारा देखा, तो देखकर उनके मुंह से महाभारत का वही श्लोक निकला जो कि एक ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद होने वाले नजारे का वर्णन करता है। ताकि उन्होंने उस परीक्षण के बाद एक वीडियो टेप भी शेयर किया था जिसमें कि उन्होंने बताया कि उन्होंने इंसानियत के हाथ में उसी के विनाश का पैगाम पकड़ा दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन से कहा था कि मैं अब मृत्यु बन चुका हूँ, सैकड़ों दुनियाओं का विनाशक। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu, to persuade the prince that he should do his duty, to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
तो दिलचस्प बात यही है कि मोहनजोदड़ो और सिन्हौली में जो कंकाल मिले थे उन कंकालों में परमाणु बम के रेडिएशन भी पाए गए हैं। तो हो सकता है कि महाभारत में जिन अस्त्रों का वर्णन किया गया है वो असल में परमाणु बम ही है, जो कि हमसे पहले एक सिविलाइजेशन के पास थे। नंबर 3, द एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस। तो महर्षि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है उनमें बातों बातों में उन्होंने ब्रह्मांड में होने वाली कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। उस वक्त चांद किस तरफ था और कौन सा तारा किस तरफ मोड़ ले रहा था। जैसा कि 18 दिन जो युद्ध हुआ था वो अमावस्या यानी कि नो मून डे पर शुरू हुआ था और पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे को खत्म हुआ। बिल्कुल वैसे जैसे हम 18 दिन के होने वाले मून के साइकिल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा ही एक एविडेंस है अरुंधति वशिष्ठ ऑब्जर्वेशन। सप्तऋषि तारा मंडल जो कि रात के समय आकाश में दिखाई देता है, उनमें से 2 तारे अरुंधति और वशिष्ठ, जिन्हें मॉडर्न टाइम्स में एल्कोर और मिजार बुलाया जाता है। तो महाभारत के भीष्म पर्व चैप्टर 2.31 में वेदव्यास जी लिखते हैं कि इस वक्त अरुंधति यानी कि एल्कोर वशिष्ठ से आगे चल रही है, लेकिन आज के समय आप देखेंगे तो मिजार यानी कि वशिष्ठ अरुंधति से आगे है। तो क्या इतने सालों पहले अरुंधति वशिष्ठ से आगे चल रही थी? तो कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि पॉसिबल हो सकता है। अगर महाभारत के बाकी एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस आज के समय से बिल्कुल रिसेंबल करते हैं तो हो सकता है कि काफी समय पहले एल्कोर स्टार मिजार से आगे रहता हो। तो अब अगर महाभारत एक परियों की कहानी है तो उसके आसमान में होने वाले इवेंट्स रियल दुनिया से इतने सिमिलर क्यों हैं? नंबर 2, द रेड सॉइल ऑफ कुरुक्षेत्र। महाभारत का यह महायुद्ध कुरुक्षेत्र में घटा था जो कि आज हरियाणा में स्थित है। तो महाभारत में वेद व्यास जी ने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि महाभारत का युद्ध इतना ज्यादा घातक था, इतने सारे लोग वहां मारे गए थे कि वहां की मिट्टी लाल हो गई थी। तो कुरुक्षेत्र की कुछ जगहों की जो मिट्टी है वो असल में पूरी तरह से लाल है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर रिसर्च करने गए और उन्हें खुदाई में कुछ अस्त्र और शस्त्र मिले जैसे कि तलवार, भाले आदि, और वो काफी सालों पुराने लग रहे थे और इस तरह के हथियार अभी तक किसी भी सभ्यता में नहीं पाए गए थे। तो आखिर ये हथियार कहाँ से आए? क्या सच में कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध हुआ था? अभी नंबर 1 पर जो रिसर्च हुई है वो कुछ इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा हुई है। उन्होंने काफी सारे वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए और कुछ एविडेंसेस इकट्ठे किए जिससे उन्होंने ये बात कंफर्म करी कि महाभारत का युद्ध कितने साल पहले घटा होगा। नंबर 1, द डॉक्टर नीलेश ओक थ्योरी। ये बात लोग बहुत कम जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में भारत से ही नहीं विदेश से भी काफी सारे लोग, जैसे कि भगदत्त जिसे आज इराक के नाम से जाना, सुदक्षिण जो कि आज ईरान के नाम से जाना जाता है, और शकुनी जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है, कलिंग जो कि आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, और जयाद्रथ जो कि आज साउथ वेस्ट पाकिस्तान है। और यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि कुछ ग्रीक और नॉर्स के योद्धा भी शामिल हुए थे। तो देखा जाए तो महाभारत पहला विश्व युद्ध था। तो अगर इतने सारे लोग युद्ध में शामिल थे और काव्य के अनुसार सिर्फ 12 लोग ही जिंदा बचे थे और करीब करीब 40 लाख से भी ज्यादा मेल योद्धा मारे गए थे, जाहिर सी बात है कि उस समय मेल फीमेल रेशियो में काफी बड़ा चेंज आया होगा। तो डॉक्टर नीलेश ओक की उस रिसर्च में उन्होंने 1 लाख साल पहले तक का ग्राफ निकाला जिसमें कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मेल और फीमेल पॉपुलेशन थी। तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान देंगे मेल फीमेल रेशियो में 7000 से 8000 के बीच में एक काफी बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि उस समय मेल की डेथ रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। और दूसरे ग्राफ में जो आप ये हरी लाइन देख रहे हैं वो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडिया के मेल पॉपुलेशन का एक एस्टिमेटेड नंबर बता रही है, जिसमें वही 7 से 8000 साल के बीच में एक काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ नीली लाइन ईस्ट एशिया को दर्शा रही है यानी कि ईरान और इराक, उसमें भी आप एक गिरावट देख सकते हैं। ये सारे एविडेंसेस ये दर्शाते हैं कि कुछ ऐसा इतने साल पहले हुआ था जिसकी वजह से मेल पॉपुलेशन में गिरावट हो गई थी। डॉक्टर नीलेश ओक का यही कहना है कि हो ना हो ये महाभारत के युद्ध का परिणाम है। तो इतने सारे एविडेंसेस हम सभी ने देखे जो कि इसी तरफ इशारा करते हैं कि महाभारत का युद्ध वाकई में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी 100% श्योर होकर कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि महाभारत में काफी सारे चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे चमत्कार जो कि स्वयं श्रीमद् नारायण के हाथों किए गए थे। ऐसे में कोई भी ये कह देगा कि ये काफी अच्छी काल्पनिक कहानी है, लेकिन इन सब के अतिरिक्त महाभारत हमें हमारे पूरे जीवन काल के लिए इतने सारे सबक छोड़ जाती है जिसे हम देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। रामायण की तरह ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है, ये कर्तव्यों की लड़ाई है। फिर एक मनुष्य का कर्तव्य हर एक समय पर क्या होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो उसमें कोई भी हारा या जीता नहीं, बल्कि सब हारे। दुर्योधन अपने अहंकार की वजह से हारा, पांडव द्रौपदी का सम्मान न बचा पाने की वजह से हारे, कुंती कर्ण की एक अच्छी माता न बन पाने की वजह से हारी, अश्वत्थामा अपने क्रोध पर काबू न पाने की वजह से हारा। तो देखा जाए तो सब हारे। अब इतनी बड़ी हार के बीच एक इंसान का जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य हमें महाभारत सिखाती है, क्योंकि असल में हम सभी एक बात से हमेशा से अनजान थे
कि युद्ध तो सिर्फ एक बहाना था, असल में श्री कृष्ण को गीता का सार समझाना था। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।